आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अब जबकि हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, तो इसी वक्त रूस में भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि शायद कल यह बातचीत होगी, लेकिन आज एक पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है लंच के दौरान, यानी कि अब से बस कुछ ही घंटों पहले। इस बातचीत का अभी सरमाया क्या निकला ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि अभी एलएसी पर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। रूस में मीटिंग, एलएसी पर चीटिंग, चीन संग प्रचंड का आरंभ अभी कितने दूर है? 45 साल में पहली बार एलएसी पर गोलियों की गूंज। क्या बर्फीली चोटियों पर बरसेंगे आग के गोले? 58 साल बाद क्या हिमालय पर फिर यलगार होने वाला है? अक्टूबर 1962 में हुई थी चीन संग भीषण भिड़ंत। क्या अक्टूबर 2020 में एक बार फिर जंग होने वाली है? क्योंकि चीन कर रहा है एलएसी पर चढ़ाई की तैयारी। अगर चीन में घमासान हुआ तो कैसी होगी वो जंग? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अक्टूबर 2020 में ढाई फ्रंट पर वार होने वाला है? तो जाहिर सी बात है, स्थिति गंभीर है और विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में हैं एससीओ की समिट में हिस्सा लेने के लिए, और मॉस्को में लंच टेबल पर उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई है। लंच टेबल पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव भी मौजूद थे। ऐसे में जाहिर सी बात है, ताज़ा तनाव पर बातचीत जरूर हुई होगी, लेकिन विस्तृत बातचीत कल होगी। मई के महीने से लद्दाख में संघर्ष के बाद रूस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से जयशंकर जी की मुलाकात पहली है जो कि आमने सामने हो रही है। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है। जाहिर सी बात है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंदुस्तान से रूस रवाना होने से पहले सोमवार को जो कहा था वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जरा सबसे पहले ये देखिए, उन्होंने कहा था एलएसी पर स्थिति बहुत नाजुक है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बेहद गंभीर और गहरी बातचीत की आवश्यकता है। इस पूरे बात को आप जरा बेहतर तरीके से समझिए। उन्होंने कहा है कि एलएसी पर स्थिति बहुत ही नाजुक है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बेहद गंभीर और गहरी बातचीत आवश्यक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। चीन को भले ही अपनी ताकत का गुमान हो, लेकिन हकीकत यह है कि एलएसी पर भारत का पलड़ा फिलहाल बहुत भारी है। अभी हम आपको समझाते हैं कि दरअसल आज हम कैसे बहुत ही एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम चीन को नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और इसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि तिब्बत पर चीन आज बैकफुट पर है। आप सोचेंगे कि हम यह बात क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। तिब्बत के मसले पर आज चीन क्यों बैकफुट पर है। दूसरी बड़ी बात जो भारत के हक में है, तो तमाम चोटियां हैं 40 किलोमीटर के उस एयर रेंज में जो एलएसी पर हैं, उन चोटियों पर भारतीय फौज मौजूद है और चीन यहां बैकफुट पर है, यह भी आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी बात, माउंटेन वॉरफेयर में चीन के सैनिक हिंदुस्तान के सामने बेदम हैं। क्यों, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा समझिए कि तिब्बत के मुद्दे पर आज हिंदुस्तान ने कैसे चीन पर बढ़त हासिल कर ली है। दरअसल एलएसी पर जो लगातार द्वंद्व जैसी स्थिति बनी हुई थी, इसमें हजारों मीटर की ऊंचाई पर भारत ने अपने आप को एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में करने के लिए भारतीय फौज की उस टुकड़ी का इस्तेमाल किया जिसे हम एसएसएफ कहते हैं। जी हां, यह एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जो कि तिब्बतियों को एक साथ मिलाकर बनाया गया है। जी हां, तिब्बत से आए हुए वो लोग जो 1959 से हिंदुस्तान में आकर रहने लगे थे, लद्दाख के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रहते हैं और वो भारतीय हैं, भारतीय सेना में कार्यरत हैं। उनके एक समूह को एकत्रित करके माउंटेन वॉरफेयर की जबरदस्त ट्रेनिंग भारत ने दी थी, और इसी एसएसएफ ग्रुप ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी वजह से आज हम ब्लैक टॉप और उसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण हिल्स पर मौजूद हैं। जी हां, भारतीय फौज को यह बढ़त इसलिए मिली क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक टॉप में एसएसएफ की जबरदस्त भूमिका थी। यह पूरी यूनिट तिब्बत शरणार्थियों की यूनिट है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी कद काठी, उनका शारीरिक मेकअप और उनकी जो ट्रेनिंग है, ये चीन के सैनिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और इसके लिए भारत की तरफ से जब एसएस की यूनिट ब्लैक टॉप पर पहुंची तो फिर चीन की तरफ से प्रतिरोध हुआ और इस प्रतिरोध में चीन की तरफ से जो गोलियां चलाई गई थीं उसमें एसएसएफ यूनिट के एक जवान की शहादत हुई थी। और पहली बार भारतीय सेना ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस को एक आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से माना। जी हां, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 1962 में हुआ था और उस वक्त जब लोग यहां शामिल हुए थे तो काफी हमने उसे छिपा कर रखा हुआ था, क्योंकि हम चाहते थे कि इस फोर्स को हम चीन के खिलाफ तब इस्तेमाल करें जब इसकी आवश्यकता हो। और इसमें तिब्बतियों के साथ साथ गोरखा भी शामिल होने लगे। 30 अगस्त को जो झड़प हुई थी उसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के जवान कंपनी लीडर निमा तेंजिंग शहीद हुए थे और उनकी शहादत को पूरे हिंदुस्तान ने सलाम किया। ऑपरेशन ब्लैक टॉप के दौरान चीन के सैनिकों के द्वारा लैंडमाइन का विस्फोट किया गया था जिसमें निमा तेंजिंग शहीद हुए थे। पूरे भारतीय सैनिक साजो सामान के साथ और सैनिक सम्मान के साथ निमा तेंजिंग की आखिरी विदाई हुई, जिसकी तस्वीर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय फौज की एक बड़ी संख्या वहां पर मौजूद थी। इसकी वजह से पूरी दुनिया भर में तिब्बत शरणार्थी जो तिब्बत से भागकर रह रहे हैं, जिन्हें इस बात का भरोसा था कि भारत हमेशा उनका साथ देगा क्योंकि तिब्बत पर चीन का गैरकानूनी कब्जा है, उन सभी शरणार्थियों में एक नई स्फूर्ति जागी है। पूरी दुनिया भर में ये तिब्बत शरणार्थी अब चीन को राशन पानी लेकर धो रहे हैं। जी हां, लिटरली यही स्थिति है। राशन पानी लेकर चीन को धोया जा रहा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तिब्बत एक बड़ा मसला बन गया है और चीन बैकफुट पर आ गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि चीन बैकफुट पर क्यों है, इसकी दूसरी बड़ी वजह क्या है। भारतीय सेना आज उन तमाम चोटियों पर मौजूद है लद्दाख के क्षेत्र में, खास करके पैंगोंग लेक के आसपास, जहां पर हमें होना चाहिए। जी हां, 40 किलोमीटर की इस रेंज में, इस मैप को आप देखिए और इसके जरिए आप समझिए वो तमाम ऊंची चोटियां जहां पर आज भारतीय फौज को मौजूद होना चाहिए, हम मौजूद हैं। दक्षिणी पैंगोंग लेक के इस पूरे इलाके में, जहां रिंगचिंगला तक हम पूरे रिज लाइन पर हैं, जिसकी वजह से चीन आज हमसे नीचे यानी कि तराई के क्षेत्र में है। और इससे क्या फर्क पड़ता है, अब जरा इसको समझिए। गोलीबारी की असली वजह मुकरी टॉप है, जो कि रिंगचिंगला के उत्तर में है। रिंगचिंगला के उत्तर में इस इलाके में भारतीय सेना बड़ी चोटियों पर बैठी हुई है, जिसमें हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और तमाम अन्य हिल रेंज आते हैं। और इन सभी हिल रेंज पर हम बैठे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 40 किलोमीटर के इस रेंज पर। और भारतीय फौज की यहां मौजूदगी की वजह से चुरशुल में भी भारतीय फौज को बढ़त है, जो कि चीन के लिए एक बड़ा खतरा है। चुरशुल के पूर्व में एलएसी के उस पार सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर चीन का शिनजियांग तिब्बत हाईवे है, जो कि तिब्बत में चीन की सेना की लाइफ लाइन है। यानी कि हमारी 100 किलोमीटर की जिद में हमने चीन को रखा हुआ है और तिब्बत तक हम चीन की सेना को रोक सकते हैं। इसलिए आज चीन बैकफुट पर है। अब आइए तीसरी बड़ी वजह आपको बताते हैं, चीन बैकफुट पर क्यों है, क्यों हमसे बातचीत करना चाहता है। दरअसल मिलिट्री विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने माउंटेन वॉरफेयर में जबरदस्त बढ़त हासिल की है। हमने हिमालय में खास करके युद्ध क्षेत्र में अपने बेहतरीन सैनिकों को तैनात किया है, जिसका अभाव चीन के पास बड़े पैमाने पर है। 14,000 फुट की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले मैदानी इलाकों में 40% से भी कम ऑक्सीजन होता है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर दुश्मन से लोहा लेने के लिए एक फौजी को फिर अपनी ताकत से 50 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बंदूक थामकर इस इलाके में अगर कोई फौजी खड़ा होता है तो आप समझिए वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, और ऐसे में यह फौजी जिस तरह से वहां काम कर सकता है वो सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है। कोई भी चीन का फौजी ऐसी ट्रेनिंग लेकर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से आज हम यहां पर एक बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। भारत ने माउंटेन वॉरफेयर के लिए कई रेजिमेंट्स तैयार कर रखे हैं, जिनमें से कुछ रेजिमेंट आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। इन रेजिमेंट्स का नाम है जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कमाऊ रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिक्किम स्काउट, लद्दाख स्काउट, अरुणाचल स्काउट, गढ़वाल राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट। यानी कि वो तमाम यूनिट हैं जो आज पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ सकती हैं, और ये हमारी महारत है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारे सामने, हमारे सैनिकों के मनोबल के सामने चीन के सैनिक बहुत ही कमजोर हैं।
उनकी कदकाठी भी हमसे कमजोर है और उनकी ताकत भी हमसे कमजोर है। लिहाजा हम इन 3 वजहों से आज उस टेबल पर बैठे हैं जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने अब बैठे हैं चीन के विदेश मंत्री। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जो कि एससीओ समिट के बैठक में भारत के हिस्सा लेने की वजह से है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही जा चुके हैं और उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत की। बातचीत का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। हिंदुस्तान अपने आज भी दमखम के साथ जड़ा हुआ है। अब ऐसे में क्या स्थिति बनती है, अब यह समझना आपके लिए आवश्यक है। 3 विकल्प हैं आज भारत और चीन के इस LAC के पूरे युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए। पहला विकल्प यह है कि चीन भारत की बातों को माने, पीछे हटे और नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर यथास्थिति बहाल हो। दूसरा विकल्प यह है कि चीन आगे बढ़े और युद्ध जैसी स्थिति निर्मित करे। तीसरा विकल्प यह है कि टाल मटोल की स्थिति चीन बनाए रखे और अक्टूबर के आसपास कुछ ऐसी हरकत करे जो उसने 1962 में किया था। इसमें सबसे बड़ी बात आपके लिए समझने की यह है कि अगर चीन पीछे हट जाता है तो इसमें चीन की मुंह की खानी होगी, दुनिया भर में चीन की थू थू होगी और उससे भी बड़ी बात यह है कि चीन को खुद अपने भीतर बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि चीन सीधा युद्ध करना शुरू कर दे। इसमें चीन के लिए स्थिति गंभीर इसलिए बन रही है कि दुनिया से उसको समर्थन नहीं मिल पा रहा। उसके लिए सिर्फ उसका दोस्त पाकिस्तान इस वक्त उसके साथ खड़ा है, जो कि हमारे लिए मुश्किल का सबब पैदा कर सकता है, क्योंकि फिर 2.5 फ्रंट के युद्ध की बात सामने आती है। 2.5 फ्रंट का युद्ध क्या है यह भी आप जरा समझ लीजिए। हमारे और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर की लंबी LAC है। इस पर तो हम युद्ध की क्षेत्र मान ही रहे हैं, क्योंकि इन तमाम जगहों पर चीन ने अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है और यहां पर युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है, यानी कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। दूसरे फ्रंट की बात हम करते हैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो कि 2400 किलोमीटर लंबा है और उसके साथ साथ आज आप अगर 740 किलोमीटर के LOC को भी जोड़ दीजिए तो फिर जाहिर सी बात है 3000 किलोमीटर के आसपास की ये एक फ्रंट है, जो कि पाकिस्तान के जरिए चीन हमारे खिलाफ खोल सकता है। और इसमें अगर आप देखें तो दरअसल हम गुजरात से लेकर पूरे अरुणाचल प्रदेश तक एक युद्ध फ्रंट खोलने की बात करते हैं। और इस बीच हम इस बात को नहीं भूल सकते कि कश्मीर में खास करके पाकिस्तान पर आतंकवादी यहां पर युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, यानी कि 2.5 फ्रंट का युद्ध। अब आ जाइए उस तीसरे पक्ष की बात करते हैं, तीसरी स्थिति। यह तीसरी स्थिति क्या है? चीन दरअसल टाल मटोल करने में माहिर है और यह बात आज नहीं बल्कि पहले से ही हम जानते हैं। चीन लगातार ऐसी ही कोशिश करता रहा है और इसकी मिसाल हमें मिलती है 1962 से। 1961 में चीन और हमारे संबंध खराब होने शुरू हो गए थे। दरअसल हमारे और चीन के संबंध तो 1956 से खराब होने शुरू हुए थे। 1959 में जब दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान आए और उन्हें भारत ने शरण दी, इसके बाद चीन का रुख बहुत ही आक्रामक हो गया था और 1961 के बाद तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी। 15 जुलाई 1962 को जो अखबार की क्लिपिंग आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया टीवी ने खासकर आपके लिए निकाला है। आप देखिए, इसमें स्पष्ट तौर से लिखा है कि चौकी से 15 गज आने के बाद चीन ने 200 गज अपने आप को पीछे किया और उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बयान भी इस अखबार में छपा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि गलवान क्षेत्र में संघर्ष का खतरा है, हमें तैयार रहना चाहिए। यह उस वक्त का हम आपको जिक्र बता रहे हैं जब पूरी दुनिया का ध्यान हिंदुस्तान और चीन के बिगड़ते संबंधों के बारे में नहीं था। पूरी दुनिया उस वक्त कई तरह की और पेचीदगियां में थी, कोल्ड वॉर सबसे ज्यादा था। 1962 की यह पेपर क्लिपिंग्स बताती है कि चीन ने टाल मटोल कर हिंदुस्तान के साथ 1962 में किस तरह से धोखा दिया था। यही स्थिति आज भी निर्मित हो रही है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान और चीन के बीच में 1962 वाली स्थिति एक बार फिर दोहराने की गुंजाइश है। टाल मटोल करना और फिर अक्टूबर के महीने में, जो कि चीन ने किया था 1962 में, अक्टूबर 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। हमारे सैनिकों ने जबरदस्त मुकाबला किया, ये जानते हुए कि हम एक युद्ध तुरंत ही उस वक्त जीतने के कगार पर थे। फिर भी हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं हो पाई और हमें कई जगहों पर मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जो परिस्थितियां आज हैं, इस पर चर्चा करते हैं। 1962 के मुकाबले आज हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं
और चीन को कितना मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, यह आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। भारत और चीन की सेनाएं एलएसी पर आमने सामने हैं। हजारों की फौज दोनों तरफ मौजूद है, हथियार तैनात हैं, सिर्फ ऑर्डर मिलने का इंतजार है। एलएसी पर इस वक्त भारतीय फौज डेपसांग, गलवान और पैंगोंग में तीनों मोर्चों पर चीन का मुकाबला करने के लिए तैनात हैं। तीनों मोर्चों पर भारत के 50,000 से 1 लाख सैनिक, जबकि चीन के 50,000 से 2 लाख सैनिक तैनात हैं। चीन ने तिब्बत फ्रंट पर इस वक्त 2 नए हथियार डिप्लॉय किए हैं। पहली है ट्रक माउंटेड 122 mm की तोप, दूसरी है व्हील्ड व्हीकल माउंटेन एंटी टैंक मिसाइल HJ-10। ये दोनों हथियार इनके पिछले दोनों वर्जन से हल्के हैं। चीन के इन हथियारों का जवाब देने के लिए भारत ने BRDM-122 और मिलान मिसाइल को तैनात किया है। अब दोनों देशों के बीच टैंकों की ताकत भी समझिए। चीन के टाइप 15 और टाइप 19 का मुकाबला करने के लिए भारत के T-90 और T-72 टैंक तैयार हैं। भारत चीन युद्ध में सबसे खास बात यह भी है कि एलएसी की बर्फीली पहाड़ियों में युद्ध करने में भारत की सेना को अच्छी महारत हासिल है, जबकि चीन के सैनिक इन पहाड़ों पर कमजोर साबित हो जाते हैं। इसलिए चीन ने एलएसी पर सैनिकों की तैनाती भारत की तुलना में ज्यादा की है। तो देखा आपने, हमारी तरफ से तकरीबन 1 लाख के आसपास सैनिक आज तैनात हैं एलएसी पर, लेकिन चीन 2 से 2.5 लाख सैनिकों के साथ हमसे लोहा लेने के लिए तैयार बैठा है। जाहिर सी बात है, चीन जानता है कि वह हमसे लोहा नहीं ले सकता, लेकिन एक और बड़ी वजह है कि चीन हमसे लोहा नहीं ले सकता। 1962 के मुकाबले आज हम बेहतर स्थिति में हैं, बताएंगे आपको। हमने आपको दिखाया कि सामरिक दृष्टिकोण से किस तरह से आज हम यानी कि भारत चीन के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में है 1962 के। इसके साथ साथ एक और बात है जिसको आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। 1962 में जब हिंदुस्तान और चीन के बीच में युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हुई थी तो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था। किसी ने भी भारत और चीन के प्रति बहुत ध्यान नहीं दिया। आज दुनिया बदल गई है। आज अमेरिका सहित तमाम देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात हम आपको इसमें भी आगाह करना चाहते हैं। स्थिति यह है कि आज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा हमारे साथ न खड़े हों, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में दम है। हम ये भी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन कोरोना की वजह से तहस नहस है, अर्थव्यवस्था टूटी हुई है और आसियान चीन के गोदी में जा बैठा है। ऐसे में जापान में भी सत्ता परिवर्तन की स्थिति है। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद हमें सीधे तौर पर तो बहुत समर्थन न मिले, लेकिन दुनिया के तमाम देश आज हमारे पीछे जरूर खड़े हैं और ये एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव है चीन पर, और इसी वजह से चीन कभी कोई हिमाकत हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं कर पाएगा। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कंगना वर्सेस उद्धव की लड़ाई की सियासत कहां तक आगे बढ़ रही है और बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर क्या बोला है बड़ा हमला, मेरे सहयोगी पंकज भार्गव बताएंगे आपको।